बीएसएनएल और जनता के साथ या प्राइवेट कंपनियों के साथ। तो अभी आपने देखा जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, इससे हर व्यक्ति परेशान हुआ और इसमें हर व्यक्ति को परेशान होना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अब इस देश में हर घर में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और डाटा का यूज हो रहा है। तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे और इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे भी कि कैसे सरकार और किसके साथ है, सरकार जनता के साथ कि सरकार है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के साथ, क्योंकि हमारे पास खुद का तो बीएसएनएल है जो सरकारी है। तो आइए यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए एयरटेल, जियो और वीआई यानी वोडा और आइडिया जो एक साथ हो गए, इन तीनों ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन बीएसएनएल ने प्राइस नहीं बढ़ाया। पिछली वीडियो में तो हमने इसकी चर्चा भी कर दी थी, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो आप डेली रिचार्ज हर महीने करावे करेंगे, आपको पता चल जाएगा। गरीब आदमी के हर महीना, थोड़ा पैसा वाला होगा 3 महीना पर, थोड़ा अमीर आदमी होता है 1 साल पर, क्या है कि वो साल भर का करा लेता है रिचार्ज। 349 रुपया वैलिडिटी देता है, 28 दिन जियो, जिसमें 2 GB पर डे डाटा देता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल है, कॉल एसएमएस 100 एसएमएस पर डे। अब यहां पर देखिए 349 रुपया में वैलिडिटी 28 दिन के साथ 2 GB डाटा प्रतिदिन देता है एयरटेल भी। उसी तरीके से 349 इसका भी है, वीआई का 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डाटा डेली। वही 199 रुपया में वैलिडिटी 30 दिन देता है, ये सब 2 दिन गायबो करता है महीना के, 30 दिन देता है। और यहां पर आप देखेंगे 2 GB डाटा पर डे है, इसका कई प्लान है इसमें। यहां पर एक चीज और आ जाइए, 859 वाला जो 84 दिन का रिचार्ज है, 979 का रिचार्ज इसमें एयरटेल में मिलेगा, जियो वाला में कितना 859, इसमें कितना 979, और वो भी 84 दिन। इसका 997 रुपया और 84 दिन है, और इसमें सब में देखिए 2 GB पर डे डाटा है। यहां पर आइएगा तो ये 599 में दे रहा है, जो 997 में दे रहा है वो 599 में दे रहा है। ये 84 दिन भी देता है बीएसएनएल, और इसमें 3 GB पर डे देगा, 3 GB पर डे देता है। अब बताइए, तो अगर इतनी बेहतर सुविधा बीएसएनएल दे रही है कस्टमर को, तो अब सरकार को अपने तरफ से कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार बीएसएनएल के पक्ष में और जनता के पक्ष में है या नहीं, इसका डिसाइड अभी आप खुद इस वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि एयरटेल और जियो अपना दाम घटाए ना घटाए, रेलवे की तैयारी करने वाले पहले 100 छात्र जो अभी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जाएंगे, उनके लिए 1 रुपया में टेस्ट की व्यवस्था किया है। 1 रुपया में एक टेस्ट, और टोटल एएलपी का 40 टेस्ट अवेलेबल है। वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्पेशल टेस्ट दे दिया है मैंने, और हाँ ये सारे विथ सॉल्यूशन सहित पूरा एनालिसिस होगा हर क्वेश्चन का। तो जाइए टेस्ट लगा सकते हैं, 1 रुपया में एक टेस्ट, 40 टेस्ट अवेलेबल है। 40 टेस्ट के बाद अलग से कहीं कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैथ मस्ती बाय विपिन सर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल के रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पेड टेस्ट आ जाएगा, पेड टेस्ट, इस सेक्शन में आना है, इसको क्लिक करना है, और वहां से एलपी वाला टेस्ट को खरीद लेना है और टेस्ट लगाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों एक नजर और दौड़ा लीजिए कि रिलायंस जियो के पास पूरे मार्केट में जितना कस्टमर है उसका 40.14% है। मतलब ये समझिए कि अगर 100 आदमी है मोबाइल यूज कर रहा है, तो हर 100 आदमी में 40 आदमी। भारतीय एयरटेल के पास 32.97 यानी 33 आदमी लगभग, हर 100 में से 33 इसके पास, 40 इसके पास, 40 और 33 73 हो गया। बाकी आता है वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 19 आदमी, और उसके बाद बीएसएनएल के पास वही लगभग 8 आदमी। बीएसएनएल के पास, एमटीएल के पास 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं आता है, यह भी अपनी सरकारी कंपनी है। बाकी धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का रिलायंस कॉम, ये बात खत्म है, न के बराबर ही है। आ जाइए दोस्तों एक चीज और अब डाटा पर नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या बीएसएनएल की आज जो स्थिति इतनी खराब हो गई, जो कस्टमर उठ के चला गया जियो में और डायरेक्ट एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बीएसएनएल की स्थिति एकाएक कितनी खराब थी? नहीं दोस्तों, जब बीएसएनएल आती है तो फाइनेंशियल ईयर 1/10/2000 से 31/3/2001 का देखिएगा, तो यहां पर 747 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल। जैसे ही लॉन्च हुआ 747 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों जो भी यहां पर ब्लैक में लिखा हुआ है समझिए कि प्रॉफिट है, और जो रेड में है वो समझिए कि लॉस है। अब यहां पर आइए 2001 से 2002 6312 करोड़ रुपए के लाभ कमाया बीएसएनएल, ये प्रॉफिट है। 7 × 63 लगभग 9 गुना 8 गुना प्रॉफिट कमाया अगले सेशन में, अगले साल में। अब 2002 से 2003 में जाइएगा 1444, इसका लगभग 2 गुना से ज्यादा। उसी तरह 2003 से 2004 5976 करोड़ रुपया का लाभ कमाया। 2004-2005 में तो भाई मालामाल हो गया था। 10,183 करोड़ रुपया का लाभ कमाया था बीएसएनएल ने। इसी तरीके से कमाते गया, लेकिन 2009 से 2010 1823 करोड़ का नुकसान हुआ पहली बार बीएसएनएल को। यह सन है 2009 से 2010। दोस्तों ये इस टाइम भी सरकार कांग्रेस की थी, और उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर डीएम के पार्टी के ए राजा थे, और उन्हीं पर आरोप लगा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का, जो 2017 में उनके साथ 16 लोग को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उसी समय का यह घोटाला वाला मामला आया था। 2010 से 2011 6384 करोड़ का नुकसान। और इसी तरीके से आप जान लीजिए कभी
10,183 रुपया, 10,183 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी 14,300, 15,499 इस तरीके से नुकसान में चली गई। सब लॉस है, इतना करोड़ का नुकसान हुआ। बढ़ते बढ़ते 2024 की आंकड़ा बताइएगा तो 5,367 के आसपास इतने करोड़ का नुकसान 2024 में है बीएसएनएल के साथ। दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल के कर्मचारी को वेतन तो देना पड़ता है, काम हो ना हो, कस्टमर रहे ना रहे, प्रॉफिट हो ना हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सब बात तो ठीक है। मेन बात यह है कि आखिर इतनी सारी चीजें ऐसे हुआ कैसे, एकाएक बीएसएनएल कैसे डूब गया? जो बीएसएनएल प्रॉफिट कमा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, बीएसएनएल नीचे की तरफ कैसे आ गया? तो दोस्तों, एक सिंपल सा बात मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में। आप जान लीजिए, गांव में कोई कार्य करते हैं आप लोग, जैसे कहीं अष्टजाम करना है या कोई सामूहिक काम करना है, कोई मंदिर बनवाते हैं, उसका गेट या द्वार कुछ भी बनवाना है, दीवार बनवाना है, खिड़की पंखा लाइट पेंट करवाना है, तो हम गांव में चंदा घूम घूम के करते हैं ना। तो जब चंदा हम मांगते हैं तो चंदा मांगते टाइम क्या करते हैं भाई? देखते हैं भाई आप कितना दीजिएगा, आप कितना दीजिएगा, या बराबर भी चंदा बना देते हैं कि हर घर से बराबर चंदा लिया जाएगा, और नहीं तो जिस व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होगी आर्थिक रूप से वो ज्यादा चंदा देंगे। ऐसे भी किया जाता है, ये रूल है। आदमी अपनी चंदा स्वेच्छा से देता है और ये भी पता होता है उसका पैसा कहाँ काम में लगा है, अब पूरा हिसाब किताब मिलता है। दोस्तों, भारत के हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, चंदा की जरूरत होती है, और ये चंदा कौन देगा? हम आप तो देते नहीं। हम आप तो उस समय आटा के लिए रहते हैं बेचैन, और अभी डाटा के लिए बेचैन है। उस समय तो हम लोग कहते हैं कि राशन दो, राशन दो, तेल दो, किरासन दो, जे देना है दे दो। मतलब उस समय सोचते हैं आम जनता की कुछ तो मिले, और इस आधार पर भी हम वोट करते हैं। हालांकि ये सभी जनता नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो इस बात पर भी वोट करते हैं। अब पार्टी को चाहिए पैसा, पैसा कौन देगा? तो बिजनेसमैन। अब वो चंदा क्यों देगा? क्योंकि चंदा है तो धंधा है, यही तो योजना चलती है। अब मान लीजिए आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं विधायक के लिए, और आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर 10 लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख रुपया आपको दिया, कोई 50 लाख रुपया दिया, आप चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के आप विधायक बनते हैं, तो उस क्षेत्र में काम करने का टेंडर या ठेका किसको दीजिएगा? उसी को दीजिएगा ना जो व्यक्ति आपके पीछे पैसा लगाया था। सच्चाई तो यही है। तो सेम इसी प्रोसेस के आधार पर चंदा फॉर धंधा चलता है, और यही वजह है कि इन कंपनियों ने, कौन कंपनी? अब बीएसएनएल कंपनी तो सरकारी कंपनी है, यह कंपनी कैसे किसी को चंदा दे सकती है? रेलवे थोड़े किसी को चंदा दे देगा, सरकारी स्कूल किसी को चंदा थोड़े दे देगा, सरकारी अस्पताल किसी को चंदा थोड़े दे देगा भाई, वो तो सरकारी है, तो चंदा देगा नहीं। तो चंदा कौन देता है? प्राइवेट संस्थान। तो प्राइवेट संस्थान जब चंदा देगी तो सरकार क्या उसको वापस पैसा देगा? नहीं, पैसा नहीं देगा, काम देगा। तो चुनाव से पहले रिलायंस कंपनी ने 375 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में। आपने इस बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खूब हल्ला सुना भी था। और एयरटेल कंपनी ने, भारतीय एयरटेल, उसकी सब्सिडरी ने चुनावी बॉन्ड से भाजपा को लगभग 234 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो भाजपा जब चंदा लेगी तो क्या भाजपा काम नहीं देगी? तो काम भाजपा ने दिया है। जैसे काम क्या दिया? अब काम दिया कि भाई तुम रेट बढ़ा लोगे, हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये नियम भी है कि भाई अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान है तो वो अपने हिसाब से रेट रख सकता है। लोग हल्ला कर रहा है अंबानी के बेटा पर कि अंबानी के बेटा के तिलक देवे ले, बताइए आम जनता से पैसा ले रहा है। एगो बात बताइए, एगो सिंपल बात, जब आप मार्केट में जाते हैं, कोई फल खरीदते हैं, दुकानदार 20 रुपए का फल 30 के धरा देता है, उसको तो नहीं कहते हैं कि बेटा के शादी में ही जा रहा है, 10 रुपया ज्यादा लिया है इसलिए करने, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपने मर्जी से रेट रखा है। उस दिन सरकार ने नहीं कहा कि तुम टमाटर आज कैसे दोगे या प्याज कैसे तुम दे रहे हो मंडी में, ये सब कोनो बात नहीं है। सरकारी स्कूल छोड़ दीजिए, जब प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, किसी स्कूल का फीस है 5,000 का महीना, किसी का 1,000, किसी का 500, किसी का 10,000 महीना। एडमिशन, एक बार एडमिशन करवाओगे तो 5 लाख रुपया लगेगा, किसी में 1 लाख लगेगा। ये प्राइवेट संस्थान है, ये खुद तय करेगा। एयरटेल ने खुद तय किया है, जियो ने खुद तय किया है, वोडाइडिया ने तय किया है कि हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। सरकार नहीं कर सकती कुछ। क्यों? क्योंकि सरकार को हम पहले ही 234 करोड़ रुपया चंदा दे चुके हैं। अब आते हैं यहां रिलायंस पर। रिलायंस ने क्या किया? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गुरुवार 21 मार्च की बात हो रही, चुनाव से पहले की किए गए ताजा आंकड़ों से पता चला है कि रिलायंस ग्रुप से जुड़े क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो है ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 375 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट किया है। इस कंपनी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी 35 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। अब इस बात को समझ लीजिए। तो चंदा फॉर धंधा होता है, 375 करोड़ रुपया मिला। तो अब बताइए, इस पैसे की वसूली के लिए क्या जियो अपना टैरिफ का रेट नहीं बढ़ाएगा? अपने रिचार्ज का प्लान का कीमत नहीं बढ़ाएगा? क्यों नहीं बढ़ाएगा जी? अगर आप कहीं